आज की हमारी कहानी जौनपुर की है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। प्रेमिका अनन्या द्वारा पति का घर छोड़कर वापस लौट आने से विशाल बहुत खुश था, लेकिन शादी वाली बात सुनकर पता नहीं क्यों उसने अजीब सा बर्ताव अख्तियार कर लिया था। मतलब अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है, अभी अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा हो जाऊं तब शादी करूंगा, ताकि परिवार बढ़े तो उन्हें सुख से पाला पोसा जा सके। अनन्या निषाद अपना मायका बनारस छोड़कर जौनपुर आ गई। यहां उसने पौष इलाका मछली शहर मोहल्ले में वकील विमलेश का एक कमरा किराए पर ले लिया और अकेली रहने लगी थी। उसकी माली हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि घर बैठे जीवन खुशहाली से बिता सके, फिर घर पर अकेली बैठे बैठे बोर भी हो जाती थी। इसलिए उसने कोई जॉब करने का मन बना लिया था। फिर क्या था, मकान मालिक वकील की मदद से स्टाइल बाजार स्थित एक शॉपिंग मॉल में जॉब शुरू कर दी, तो उसकी माली हालत में सुधार भी होने लगा और अच्छे से समय भी कटने लगा था। रात ड्यूटी से वापस घर लौटने के बाद वह विशाल से घंटों प्यार भरी बातें करती थी और जल्द शादी करने के लिए उस पर दबाव भी बना रही थी। विशाल साहनी अपना मन बदल चुका था। दरअसल जो विशाल अपनी अनन्या से टूटकर अंधा प्यार करता था, उसके दिल में अब वह प्यार नहीं रह गया था। उसे अनन्या अब झूठन लगने लगी थी। दिखावे के लिए वह उस पर जान छिड़कता था, लेकिन भीतर ही भीतर उससे नफरत करने लगा था। विशाल सिर्फ उसके सुंदर और गदराए बदन से प्यार करने लगा था, ताकि वह अपनी कांपिपासा की आग को समय समय पर बुझा सके। अनन्या विशाल के इस घृणित विचार से नावाकिफ थी। वह तो आज भी उसे समुद्र की गहराइयों जैसे ही प्यार करती थी और विश्वास भी, लेकिन विशाल के मन में क्या चल रहा है, इससे वह अनभिज्ञ थी। इसी साल के फरवरी महीने के पहले सप्ताह में केरल से विशाल बनारस अपने घर आया था। अनन्या का मोबाइल नंबर उसके पास था ही। दोनों फोन पर घंटों मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते थे। अनन्या उससे शादी करने की बात कहना नहीं भूलती थी। अनन्या के बार बार शादी करने के दबाव से अब विशाल बुरी तरह परेशान रहने लगा था और अनन्या से जल्द छुटकारा पाने के उपाय ढूंढने लगा था। अनन्या एक तरह से उसके गले की हड्डी बन गई थी। अनन्या नाम की गले की हड्डी से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए वह तरकीबें ढूंढने लगा। एक तरकीब उसके मन में खतरनाक रूप ले चुकी थी। वह तरकीब थी अनन्या की मौत, यानी इससे छुटकारा पाने के लिए उसे मरना होगा। प्लान के मुताबिक 24 फरवरी 2025 की शाम 4 बजे विशाल बनारस से बस से जौनपुर के लिए चला और रात 8 बजे जौनपुर पहुंच गया। 2 घंटे इधर उधर बिताकर रात 10 बजे अनन्या के कमरे पर पहुंचा। उसने प्रेमिका अनन्या को फोन पर पहले ही बता दिया था कि वह उससे मिलने जौनपुर आ रहा है। प्यार से मिलन के जमीन पर पलक पावड़े बिछाए अनन्या विशाल के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी थी। उस समय वह कितनी खुश थी, यह किसी से बता नहीं सकती थी। आखिरकार इंतजार की घड़ियां रात 10 बजे तब खत्म हुईं जब विशाल को अपने सामने खड़ा पाया। उसे देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। बहरहाल अनन्या और विशाल देर रात तक जागते रहे। दोनों ने साथ साथ खाना खाया और फिर सो गए। विशाल को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके मन में अनन्या को मौत के घाट उतारने की उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन रात में बात नहीं बनी तो उसकी आंखें कब लग गईं उसे पता नहीं चला। रोज की तरह अगली सुबह यानी 25 फरवरी को भी अनन्या अपने नियत समय पर उठकर तरोताजा हुई और फिर नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया था। विशाल सुबह 9 बजे के करीब उठा और फ्रेश होकर दोनों ने एक साथ बैठ नाश्ता किया। फिर अनन्या खाना बनाने किचन में चली गई, क्योंकि उसे ड्यूटी भी तो जाना था। इसी दरमियान अनन्या ने अपनी शादी करने की बात विशाल से फिर छेड़ दी थी। शादी की बात सुनकर वह भीतर ही भीतर जलभुन उठा और गुस्से से लाल हो गया। अरे कर लूंगा शादी, तुम शादी करने के लिए इतना परेशान क्यों रहती हो? अच्छा समय देखकर शादी कर लेंगे, थोड़ा सा हमें और समय दे दो। विशाल ने अनन्या को समझाने की कोशिश की। देखो विशाल, हमें तुम धोखा तो नहीं दोगे। मैंने अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। पति का घर छोड़ा, मम्मी पापा का घर छोड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या कर लोगी? जाओ, नहीं करता शादी। इतना सुनते ही अनन्या का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया।
उस समय विशाल वहीं किचन के दरवाजे के सामने खड़ा बातें कर रहा था। उसने आव देखा न ताव स्लैब पर रखा चावल निकालने वाला पलटा ले विशाल पर घायल शेरनी की तरह टूट पड़ी। यह देख कुछ पल के लिए विशाल घबरा गया था। पहली बार उसने अनन्या का यह रूप देखा था। फिर क्या था, विशाल और अनन्या के बीच गुत्थम गुत्थी हो गई। अपनी जान बचाने के लिए विशाल ने उसके हाथ से पलटा छीन लिया और उसी पलटे से उसके सिर पर कई वार किए। वार इतना जोरदार था कि अनन्या वहीं किचन में कटे वृक्ष की तरह फर्श पर धड़ाम से गिर गई और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद जब विशाल का गुस्सा शांत हुआ तो फर्श पर निढाल पड़ी अनन्या को हिलाडुल्ला कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी सांसें बंद थीं, यानी वह मर चुकी थी। यह देखकर वह घबरा गया और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने जेल की सलाखें दिखने लगी थीं, लेकिन वह जेल नहीं जाना चाहता था। फिर क्या था? किचन में अनन्या की लाश छोड़कर विशाल दरवाजे पर चिटकनी लगाकर कमरे में लौट आया। कमरे में नजर घुमाकर चारों ओर देखा तो उसे एक कोने में लाल रंग का बड़ा सा सूटकेस दिखाई दिया। झट से खोलकर उसने देखा, उसमें अनन्या के रोजमर्रा के कपड़े और कुछ सामान था। फटाफट उसने सूटकेस खाली किया और सारा सामान वहीं फर्श पर उड़ेल दिया। उसी लाल रंग के सूटकेस में उसने अनन्या की लाश तोड़ मरोड़ कर भर दी। लाश ठिकाने लगाने के लिए वह कुछ देख के लिए कमरे पर ताला लगाकर भाड़े का टेम्पो लेने चला गया। टेम्पो वाले से उसने यह बताया था कि कुछ भारी सामान है, रिश्तेदार के यहां पहुंचाना है, तो टेम्पो वाला तैयार हो गया। फिर टेम्पो लेकर वह घर पहुंचा। विशाल लाल सूटकेस को कंधे पर लादकर बाहर ले आया और टेम्पो पर लाद दिया। वहां से वह कोतवाली के वाजिदपुर तिराहे पर उतर गया और भारी सूटकेस को कंधों पर लादकर कमला हॉस्पिटल के सामने स्थित झाड़ियों में फेंककर बनारस के लिए बस पकड़कर चल दिया। सबूत मिटाने के लिए उसने अनन्या का फोन अपने पास रख लिया था ताकि ट्रेस करके पुलिस किसी भी तरह उस तक न पहुंच सके। उस समय सुबह के 10:34 हो रहे थे। अनन्या निषाद की हत्या का विशाल साहनी को काफी दुख था और पश्चाताप भी। अपने पश्चाताप को कम करने के लिए उसने सिर मुड़वा दिया और गंगा घाट पहुंचकर नदी में डुबकी लगाकर खुद को पाप मुक्त होने का एहसास किया। यही नहीं, सबूत मिटाने के लिए अपने साथ लाए अनन्या के मोबाइल फोन को नदी में प्रवाहित भी कर दिया। फिर आराम से अपने घर बनारस लौट गया। इधर 27 फरवरी 2025 की सुबह एक राहगीर ने झाड़ी के पास लाल रंग का सूटकेस देखा तो उसका मन चहक उठा और वह यह सोचकर उस ओर बढ़ा था कि उसमें शायद माल भरा होगा। यह सोचकर जैसे ही उसने सूटकेस की थोड़ी सी चेन खोली तो उसमें से पैर निकल आया। यह देखकर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और वह उलटे पांव लाश लाश चिल्लाते हुए बाहर भागा। थोड़ी देर में वहां तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। उसी भीड़ में से किसी ने कोतवाली थाने को फोन कर दिया था। सूटकेस में लाश पाए जाने की सूचना पाकर कोतवाल मिथिलेश मिश्र कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें किसी महिला की लाश थी जो बुरी तरह सड़ चुकी थी। पहनावे से वह किसी मध्यम वर्गीय परिवार की लग रही थी। मौके पर जमा तमाशबीनों से कोतवाल मिश्रा ने शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी शिनाख्त न हो सकी। कोतवाल मिथिलेश मिश्र ने लाश मिलने की सूचना एसपी डा कौस्तुभ एएसपी सिटी अरविंद वर्मा और ट्रेनी आईपीएस सीओ सिटी आयुष श्रीवास्तव को दे दी थी। सूचना पाकर सभी पुलिस अधिकारी थोड़ी देर में मौके पर पहुंच गए थे। खैर, लाश की शिनाख्त नहीं हुई तो कोतवाल मिथिलेश ने पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया था। इसके अगले दिन यानी 28 फरवरी की सुबह में अनन्या के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए जौनपुर कोतवाली थाने पहुंचे, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। दरअसल बेटी भले ही मायके से दूर रहती थी, पेरेंट्स भले ही उससे नाराज रहते थे, लेकिन मोबाइल पर उससे बातें होती रहती थीं। अनन्या की मम्मी 25 फरवरी से ही बेटी से बात करने के लिए उसके मोबाइल पर कॉल कर रही थी। हर बार उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह देखकर वह बुरी तरह से परेशान थी और पति से यह बात बताई। बेटी का पता लगाने के लिए ही 28 फरवरी को पेरेंट्स बनारस से जौनपुर चले थे, जिस कमरे में रहती थी।
मकान मालिक से पूछने पर पता चला कि अनन्या 25 फरवरी से ही नहीं दिख रही थी। उसके कमरे में ताला जड़ा था। किसी अनहोनी को देखते हुए पेरेंट्स कोतवाली पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी की सूचना लिखाने पहुंचे थे। कोतवाल मिथिलेश मिश्र ने बीते दिन मिली अज्ञात युवती की लाश की तस्वीर उन्हें दिखाई और पहचान करने के लिए कहा। तस्वीर देखते ही पेरेंट्स फक कर रोने लगे। मतलब यह था कि युवती उनकी बेटी थी और उसका अनन्या नाम था। लाश की शिनाख्त हो जाने से कोतवाल मिथिलेश मिश्र ने थोड़ी राहत भरी सांस ली। फिर उन्होंने किसी पर आशंका होने की बात पूछी तो जय कुमार ने बताया, 24 फरवरी को जब बेटी से बात हो रही थी तो उसने गांव के ही विशाल साहनी के वहां आने की जानकारी दी थी। विशाल ने ही कोई कांड किया होगा। यह जानकारी उन्होंने एसपी डा कौस्तुभ और एएसपी सिटी अरविंद वर्मा को दे दी। फिर विस्तार से उन्होंने पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस विशाल साहनी को गिरफ्तार करने वाराणसी पहुंची और उसके फोन नंबर को सर्विलांस पर भी लगा दिया। 1 मार्च 2025 की सुबह विशाल की लोकेशन जौनपुर जंक्शन पर मिली तो पुलिस की तत्परता से वह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में विशाल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसकी निशानदेही पर किचन से पलटा भी बरामद कर लिया गया। विशाल से पूछताछ के बाद अनन्या की हत्या की जो स्टोरी सामने आई इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मूड़ादेव टिहरी के रहने वाले थे विशाल और अनन्या निषाद के घर थोड़ी दूरी पर विपरीत दिशाओं में थे। चूंकि दोनों एक ही जाति बिरादरी के थे, ऊपर से पट्टीदार भी, इसलिए दोनों परिवार ही एक दूसरे के सुख दुख में एक पैर पर खड़े रहते थे। यहां तक कि शादी ब्याह में भी दोनों एक दूसरे की भरपूर मदद करते थे। अनन्या के पिता का नाम जय कुमार निषाद था तो राकेश कुमार साहनी विशाल के पिता थे। दोनों ही अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे और बड़े खुशहाल से उनका परिवार चलता था। जय निषाद के 4 बच्चों में अनन्या निषाद सबसे बड़ी थी। राकेश साहनी के 3 बच्चों में विशाल साहनी सबसे बड़ा था। फिलहाल अनन्या विशाल से करीब 2 साल बड़ी थी। बचपन की गलियों में साथ साथ दोनों चले और बड़े हुए, साथ साथ खेले और स्कूल में भी साथ साथ पढ़े। अनन्या ने बचपन की गलियों को छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इसकी सबसे पहले खुशबू विशाल तक पहुंची थी। अनन्या ने विशाल की आंखों के रास्ते उसके दिल में मुकाम बना लिया था। उठते बैठते, हंसते खेलते, सोते जागते और दिन रात हर घड़ी हर पल अनन्या की तस्वीर उसके आंखों के सामने घूमती रहती थी। एक दिन उसे न देखे तो वह बेचैन हो जाता है। ऐसा नहीं था कि यह आलम एक और ही था, बल्कि अनन्या का भी हाल ऐसा ही था। जब से विशाल को देखा था, अपने दिल के कोरे कागज पर उसका सुनहरे अक्षरों में नाम लिख दिया था। विशाल और अनन्या एक दूसरे से दिलोजान से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों अपने प्यार का इजहार करने में झिझक रहे थे। एक दिन विशाल ने अनन्या से जरूरी बात करने के लिए बगीचे में बुलाया। नियत समय पर अनन्या वहां पहुंच गई। तुमसे कुछ कहना चाहता हूं अनन्या। मीठी सी आवाज अनन्या निषाद के कानों से टकराई तो पलकें नीची झुकाती हुई वह बोली, हां कहो ना विशाल, क्या कहना चाहते हो? अनन्या, जब से मैंने तुमको देखा है मेरा दिन का चयन और रातों की नींद उड़ चुकी है। बस हर घड़ी तुम्हारे बारे में ही ये नादान दिल सोचता रहता है। विशाल ने आगे कहा, जैसे तुम्हारे बिना धड़कना भूल जाए। तुम दूर जाती हो तो ये बेचैन हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। अपने दिल को कैसे समझाऊं मैं, यही सोच सोचकर हमेशा परेशान रहता हूं। बस इतनी सी बात है। मचलती हुई अनन्या बोली, मैंने सोचा कुछ और कहना चाहते हो, तभी तुमने मुझे यहां बगीचे में बुलाया है। यही बात कहनी थी तो तुम फोन पर भी कह सकते थे। इतनी दूर बुलाने की क्या जरूरत थी? गुस्से में तुनक कर अनन्या बोली। दरअसल अनन्या और विशाल के बीच करीब 5 कदम की दूरी रही होगी। आगे अनन्या खड़ी थी तो विशाल उसके पीछे खड़ा था। दोनों अपने अपने फैमिली वालों की नजरों से बचते हुए गांव के बाहर स्थित इस बगीचे तक पहुंचे थे। विशाल फैसला करके ही घर से निकला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनन्या से अपने प्यार का इजहार करके ही रहेगा। इसीलिए उसने फोन करके उसे बगीचे में बुलाया था। अनन्या भी विशाल को अपना दिल दे चुकी थी। वह भी विशाल से सागर की गहराइयों से प्यार करती थी।
बस अपने प्यार का इजहार करने से झिझकती थी, जबकि दोनों इस बात से निश्चिंत थे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अनन्या, विशाल तड़प कर बोला। दरअसल मैं तुमसे कुछ और ही कहना चाहता था। तो कह दो ना, किसने रोका है तुम्हें? अनन्या विशाल की ओर पलटी तो विशाल चौंक कर अनन्या को आश्चर्य से देखने लगा। दिल तो सीने में ऐसे धकड़ रहा था जैसे अभी छलक कर बाहर निकल जाएगा। वह थी कि उसकी आंखों में आंखें डाले एकटक देखे जा रही थीं। ऐसे क्यों देख रही हो? विशाल नर्वस होकर बोला। तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही हूं, अनन्या मासूमियत भरे स्वर में बोली। मैं कोई दिलचस्प नावेल थोड़े ना हूं जो मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सो तो मैं देख ही रही हूं, तुम क्या भला हो। बहरहाल यूं ही बकवास करने के लिए मुझे यहां बुलाए हो तो मैं वापस घर जा रही हूं। तुम यहीं खड़े खड़े पेड़ के पत्तों को गिनते रहना, समझे? कहकर अनन्या वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी कि विशाल तड़प उठा। नहीं अनन्या, मुझे छोड़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम्हें देखकर मैं जीता हूं, सो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूं। अनन्या ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तभी उसे दिल को सुकून देने वाला एक शब्द उसके कानों से टकराया। आई लव यू अनन्या। प्रेमी विशाल के मुंह से आई लव यू सुनकर उसके पांव वहीं रुक गए और खुशी के मारे चेहरा खिल उठा और पलटकर मुस्कुराती दुई दबे पांव उस तक पहुंची। एक बार फिर से कहो, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। अनन्या ने उसे छेड़ा। आई लव यू अनन्या। अनन्या की गोरी कलाइयां अपने हाथों में थामे उसने आगे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अनन्या, तुम ही मेरी जिंदगी हो और बंदगी भी। तुम्हारे प्यार के बिना एक पल भी मैं जी नहीं सकता, मर जाऊंगा। आज तो तुमने यह कह दिया, फिर दोबारा कभी ये शब्द मत कहना। विशाल की बातें सुन अनन्या तड़प उठी और उसके होंठों पर अपनी अंगुलियां रखती हुई आगे बोली, तुम्हारे बिना मैं भी जी नहीं सकती विशाल। आई लव यू वेरी मच। यही सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। कहकर अनन्या ने विशाल को अपनी बाहों में भर लिया तो उसने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर जकड़ लिया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे के साथ आलिंगनबद्ध थे और भावनाओं के सागर में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन दोनों ने अपनी मर्यादाओं की सीमा को सुरक्षित रखा था। थोड़ी देर बाद जब भावनाओं की लहरें ठंडी पड़ीं और दोनों एक दूसरे के आगोश से अलग हुए तो उनके चेहरे खिले हुए थे। इस सुनहरे और खूबसूरत पल को दोनों ने यादों के पिंजरे में कैद कर लिया था। अपने प्यार का इजहार करके दोनों ही फूले नहीं समा रहे थे। फिर वे एक दूसरे को बाय बाय कह अपने घरों को वापस चले गए। अनन्या अपनी मम्मी से सहेली से मिलने का बहाना कर घर से निकली थी। उसे घर से निकल हुए घंटों बीत गए थे। उसकी चोरी पकड़ी न जाए इसलिए वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। अनन्या के वापस घर लौटते ही विशाल भी अपने घर को लौट गया था। आखिरकार दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। ये बात साल 2019 की है। तब विशाल 17 साल के करीब था और अनन्या निषाद 19 साल की। अनन्या और विशाल साहनी का प्यार खुले आसमान के तले कुलांचे भर रहा था। दोनों अपने प्यार के सुनहरे सपने बुन रहे थे। उनका प्यार 3 सालों तक पर्दे के पीछे छिपा रहा। धीरे धीरे दोनों के प्यार के चर्चे फिजाओं में तैरने लगे। गांव वालों से होते हुए यह बात जब अनन्या की फैमिली तक पहुंची तो पेरेंट्स आग बबूला हो उठे। बेटी पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन वह ऐसा भी गुल खिलाएगी। उस दिन के बाद से अनन्या के पापा जय कुमार ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और पत्नी शीला को सख्त हिदायत देते हुए कहा, अनन्या पर कड़ी निगरानी रखो। देखो उस विशाल से चोंच मिलाने फिर से न निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी और मैं तुम्हें छोड़ देने वाला नहीं, समझी तुम? पत्नी पर जय कुमार के मुंह से शब्दों के अंगार निकले थे। अब ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र रहिए। अदब के साथ पत्नी शीला ने जवाब दिया, जितना नैन मटक्का करना था कर लिया। मेरे जीते जी फिर विशलवा से नहीं मिल सकती है। फिर मिलने की कोशिश की तो उसकी दोनों टांगें तोड़कर हाथ में दे दूंगी। फिर सारी जिंदगी लंगड़ी बनकर लश्क लड़ाती रहेगी।
लेकिन तुम्हें तो दिन भर मोबाइल देखने और खाट तोड़ने से फुर्सत मिलती, तब न बेटी पर ध्यान देती कि वह कब कहां जा रही है, किससे मिल रही है। देखो अनन्या के पापा, मैं कह देती हूं, नाहक मुझ पर मत भड़को। मैंने क्या किया है? वो विशाल घर पर आता था तब आप भी देखते थे, बेटी से मिलता था, बातें करता था तो आप भी सुनते थे, बहरे नहीं थे। फिर क्यों नहीं उसे घर आने से मना किया? आप भी तो बेटी से मिलने से रोक सकते थे, क्यों मना नहीं किया उसे? पति पर जब शीला भड़की तो जय कुमार की घिघी बंध गई। ठीक है, ठीक है, मैं सोचता हूं कि मुझे क्या करना है, लेकिन उस पर कड़ी नजर रखना। फिर से उस कमीने से मिलने की कोशिश करे तो इसकी टांगें तोड़ देना, आगे मैं देख लूंगा। विशाल और अनन्या के प्यार के चर्चे चटखारे लेकर गांव वाले कर रहे थे। गांव मोहल्ले में जय कुमार की खूब बदनामी हो रही थी। जय कुमार ने विशाल के पापा राकेश से साफ तौर पर कह दिया था कि वह अपने बेटे को समझा दें कि वह अनन्या से दूर रहे। उसने यह भी धमकी दी थी कि अगर बेटी से दूर नहीं हुआ और कुछ ऊंच नीच की बात हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। जय कुमार की धमकियों से राकेश बुरी तरह डर गए थे। वह उसके नेचर से भली भांति परिचित थे, इसलिए जय की बातों को उन्होंने गंभीरता से लिया। राकेश ने बेटे विशाल को समाज के रीति रिवाजों को घोलकर घुट्टी की तरह पिलाया, उसे नीच ऊंच के भेदभाव को समझाया, मगर उसके सिर पर तो अनन्या के प्यार का भूत इस कदर सवार था कि उसे अनन्या के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पापा ने क्या कहा, क्या समझाया, उसके पल्ले तनिक भी नहीं पड़ा था। बस वह अपने प्यार की धुन में मग्न था। राकेश समझ चुके थे कि बेटे के सिर इश्क का भूत सवार है, इसलिए उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। काफी सोच विचार कर राकेश साहनी इस फैसले पर पहुंचे कि बेटे को घर पर रखना ठीक नहीं है। जब यहां नहीं होगा तो अनन्या से कैसे मिलेगा? राकेश साहनी के परिवार के कई लोग केरल में जॉब करते थे। उन्होंने भी बेटे विशाल साहनी को वहीं भेजने का फैसला किया और उसे वहां भेज दिया। हालांकि विशाल केरल जाना नहीं चाहता था, लेकिन पेरेंट्स के फैसले के आगे उसकी एक न चली। मजबूर होकर उसे घर से दूर जाना पड़ा था। विशाल केरल चला तो गया था, लेकिन उसका दिल अनन्या के पास ही था। इधर अनन्या विरह की अग्नि में हौले हौले जल रही थी, उधर विशाल जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था। प्रेमी युगल एक दूजे से मिलने के लिए बेताब थे। अपनी बेताबियां मोबाइल पर बात कर मिटा लेते थे। बहरहाल जय कुमार इस बात से बेहद खुश था कि बेटी के रास्ते का कांटा विशाल फिलहाल दूर चला गया है। तभी आनन फानन में उसने एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर बेटी अनन्या का हाथ पीला कर दिया था। फैमिली वालों के कठोर फैसले के आगे अनन्या की एक न चली थी, लेकिन उसने अपने फैमिली वालों को कह दिया था, विशाल उसके जीवन का पहला और अंतिम युवक है जिसे वह अपना पति मान चुकी है। उसके बिना जीवन अधूरा है। आप सभी के जिद के सामने मैंने शादी कर तो ली है, लेकिन यह शादी अधूरी है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस अशोक को कभी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये बात 2023 की थी। विशाल को जब पता चला कि अनन्या के घर वालों ने उसकी जबरन शादी करवा दी है, तो यह सुनकर वह आग बबूला हो उठा था। ये कभी नहीं हो सकता है। विशाल होंठों में ही बुदबुदाया, मुझे छोड़कर अनन्या किसी और से शादी कैसे कर सकती है? वह सिर्फ मेरी है, मेरी। किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश को तो मैं उसकी बची हुई सांसें छीन लूंगा, जान से मार डालूंगा उसे मैं। अनन्या सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। क्या हुआ जो उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से करा दी है? मैं जल्द ही अपनी अनन्या को उससे भी छीन लूंगा, चाहे जबरन या चाहे प्यार से। मेरा प्यार मेरे पास ही लौट कर आएगा, ये वायदा है जय चाचा तुमसे। दरअसल विशाल और अनन्या एक ही गांव के सगे पट्टीदार थे, इसलिए सामाजिक परंपरा के अनुसार उनकी शादी नहीं हो सकती थी। दोनों के परिवार प्रेमी युगल के इस फैसले के खिलाफ थे। अनन्या के पापा जय कुमार कभी नहीं चाहते थे कि रिश्ते के भाई बहन लगने वाले मर्यादा को लांघे। खैर, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अनन्या के जीवन की कुंडली ऐसी बनाई थी कि उसका प्यार विशाल ही उसकी सांसों की डोर तोड़ने पर आमादा हो गया था। जिस प्यार को पाने के लिए अनन्या ने घर और समाज, यहां तक कि पति से भी बगावत कर घर छोड़ दिया था,
वही यमराज बनकर उसकी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गया था। अनन्या के जीवन में ज्वार भाटा की तरह भूचाल तब आया था जब उसके पति अशोक को उसके अतीत के बारे में पता चला कि पत्नी का गांव के ही किसी विशाल के साथ लंबे अरसे से अफेयर चला आ रहा है और आज भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात अशोक पचा नहीं सका। कोई भी पुरुष यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी शादी के बाद भी अपने यार की बाहों में सजने के लिए सजी संवरी रहे। अशोक ही नहीं, उसके घर वाले भी चरित्रहीन बहू को स्वीकारने के लिए कतई तैयार नहीं थे। लिहाजा 6 महीने के भीतर उन्होंने अनन्या को तलाक दे दिया। एक ओर अनन्या निषाद जहां इस फैसले से मन ही मन खुश थी कि अब हमारे विशाल साहनी से एक होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, तो वहीं दूसरी ओर अनन्या के फैमिली वाले बेटी के तलाक से दुखी और परेशान थे। ये सब उसके चलते ऐसा हुआ था, इसलिए घर वालों ने अनन्या को मायके में शरण नहीं दी, बल्कि उसे उसी के हाल पर छोड़ दिया। अनन्या ने भी फैसला कर लिया था कि वह अपने घर वालों के सिर पर बोझ नहीं बनेगी और न ही मायके बनारस जाएगी, बल्कि अपने प्यार के साथ शादी करके अपनी नई दुनिया बसाएगी। विशाल को उसने पति का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वापस आ जाने की सूचना दे दी थी और विशाल से यह भी कह दिया कि वह उसके बिना जी नहीं सकती। जल्द से जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे और सदा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन शादी करने के बजाय विशाल प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के रास्ते तलाशने लगा। उसके मन की बात अनन्या भांप नहीं सकी, क्योंकि वह तो विशाल की दीवानी हो चुकी थी। जब भी वह शादी के लिए कहती, विशाल टाल देता था और फिर एक दिन उसने प्रेमिका अनन्या की हत्या कर दी। विशाल साहनी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे शाम को उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। वीडियो में बताई गई जानकारी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी आपसे ना छूटे। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।